हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या जिसको हम कहते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ में आया? ये जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें हम माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोवेव्स सैंपल पे डाले जाते हैं और वो सैंपल माइक्रोवेव्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद में हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम मिलता है इसका माइक्रोवेव, उसको बोलते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। और स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स विद मैटर इज कॉल्ड माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो होता क्या है, जब भी माइक्रोवेव्स किसी सैंपल पे पड़ती हैं तो उसमें रोटेशनल चेंजेस आती हैं। क्या आ जाती हैं? माइक्रोवेव्स की वजह से क्या आता है? रोटेशनल चेंजेस। ये रोटेशनल चेंजेस मैं समझा दूंगा आपको। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये रोटेट कर रहा है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर ये रोटेट कर रहा है। जब हम इसके ऊपर माइक्रोवेव्स डालते हैं ना, माइक्रोवेव्स, तो इसकी रोटेशन फास्ट हो जाती है। ये एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में चला जाता है। राइट, क्लियर? तो इस रोटेशन करने से क्या होता है, इसका डायपोल मोमेंट जो है, इन रोटेशन की वजह से डायपोल मोमेंट इसमें चेंज आ जाती है। मान लीजिए पहले ऐसे था फिर ऐसे, तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज करते था। ये मैं सिखा दूंगा आपको पूरा डिटेल में। तो ये होता है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका हम पूरा प्रिंसिपल पढ़ेंगे क्या होता है एक्चुअली। तो फिलहाल मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे रोटेशनल चेंजेस आ जाती हैं, यानी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में चेंजेस आ जाती हैं। पहले अगर स्लो मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा था, अब फास्ट हो रहा है। इससे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह चेंज हो जाता है। क्लियर? समझ में आया? अब ये माइक्रोवेव्स जो है ना, माइक्रोवेव्स क्या है? अगर मैं एनर्जी के हिसाब से देखूँ, देखो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमने पढ़ा है अभी तक। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की एनर्जी रहती है विजिबल से ज़्यादा, विजिबल की एनर्जी रहती है IR से ज़्यादा। मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखना। विजिबल की एनर्जी रहती है IR से ज़्यादा, IR की एनर्जी रहती है माइक्रोवेव्स से ज़्यादा, माइक्रोवेव्स की एनर्जी रहती है रेडियो वेव्स से ज़्यादा। तो इसका मतलब माइक्रोवेव्स जो है, माइक्रोवेव्स, इनकी एनर्जी IR, विजिबल और अल्ट्रावायलेट से कम रहती है। समझ में आया? अब जो माइक्रोवेव्स हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मैंने जो कहा जो माइक्रोवेव्स है ना, जो हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, इनका जो फ्रीक्वेंसी रहता है, फ्रीक्वेंसी कहूँगा मैं, फ्रीक्वेंसी यानी म्यू, वो रहता है 3 × 10⁻10 to 3 × 10⁻12 हर्ट्ज़। इतना फ्रीक्वेंसी में ये काम करती है, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी रहती है इन माइक्रोवेव्स की। अगर मैं वेवलेंथ के हिसाब से देखूं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। जितना वेवलेंथ ज़्यादा होगा उतना फ्रीक्वेंसी कम होगा, और जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उतना वेवलेंथ कम होगा। इतना याद रखना। तो मैं बताऊंगा इसका जो वेवलेंथ है वो रहता है फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, क्लियर? इतना याद रखना, ये इसका वेवलेंथ है, इस रेंज में इसकी वेवलेंथ रहती है। किसकी? माइक्रोवेव्स की। अब माइक्रोवेव्स क्या करते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे हमने देखा जो माइक्रोवेव्स की एनर्जी है ना वो इनसे कम रहती है। ठीक, क्लियर? ये याद रखना, जब भी अल्ट्रावायलेट लाइट हम किसी चीज़ पे डालते हैं ना तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से उसमें अंदर वाइब्रेशंस भी हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के साथ साथ, और वाइब्रेशंस के साथ साथ में रोटेशंस भी हो जाते हैं। यानी ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक चेंज लाता है, अल्ट्रावायलेट और विजिबल, ये लाता है वाइब्रेशनल चेंजेस, और ये लाता है रोटेशनल चेंजेस। ठीक, ये याद रखना। जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है ना उसके साथ साथ में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन और रोटेशनल ट्रांजिशन भी होता है। और जब हम किसी चीज़ पे IR डालते हैं तो उसमें वाइब्रेशनल चेंजेस आते हैं, और वाइब्रेशनल चेंजेस के साथ साथ में
ये रोटेशनल चेंजेस भी आते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ पर सिर्फ माइक्रोवेव डालते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव की वजह से क्या आता है, रोटेशनल चेंजेस, रोटेशनल चेंजेस। ठीक है, ये याद रखना। और ये जो एनर्जी है ना, ये जो इसकी जो एनर्जी लेवल्स रहती हैं, चाहे अल्ट्रावायलेट विजिबल या आईआर या माइक्रोवेव, यानी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, ये एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड रहती हैं। जबकि उसके बाद में जो एनर्जी लेवल्स रहती हैं, जैसे ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स, वो क्वांटाइज्ड नहीं रहती। मैं माइक्रोवेव्स का बताऊंगा। सपोज एक मॉलिक्यूल है, ये पहले इस एनर्जी लेवल में रोटेट कर रहा था, ठीक, इसके ऊपर हमने एनर्जी डाल दी। कौन सी एनर्जी? माइक्रोवेव एनर्जी। पहले इस एनर्जी लेवल पे इन्हें कम रोटेट कर रहा था, धीरे धीरे रोटेट कर रहा था। जब हम इसके ऊपर एनर्जी डालेंगे ना माइक्रोवेव, तो ये एक्साइट करेगा, ये यहाँ इस लेवल से यहाँ ले चला जाएगा। अब ये फास्ट रोटेट करेगा, इसको मैं बोलूँगा ग्राउंड स्टेट, इसको बोलूँगा एक्साइटेड स्टेट। समझ में आया? और इसके दरमियान जो स्पेस, इसमें मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर सकता, तो मैं ये बोलूँगा मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी या तो ये होगी या फिर ये बीच में नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। इन्हें फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। जिस तरह आपने फैन देखोगा, फैन हम ऑन करते हैं ना, पुराने वाले फैन स्टेप्स में ऑन करते हैं, 0 स्टेप, फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। लेकिन अभी जो मॉडर्न फैन आ गए ना, नए फैन जो यूज़ हम करते हैं, उसमें बटन रहता है, नॉब रहता है, हम घुमाते रहते हैं, वो एनालॉग से, उसमें स्टेप बाय स्टेप हम नहीं चलते, उसमें डायरेक्ट चलते हैं ना। इसको बोलूँगा मैं, ये जो नया वाला है, नया वाला, ये क्वांटाइज्ड नहीं है, ये एनालॉग से, ठीक, ये कंटिन्यूस है। लेकिन पुराने वाले फैन जो थे वो क्वांटाइज्ड थे। इस तरह से रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी क्वांटाइज्ड ही रहती है। क्लियर? अब ये हो गया एक बात। दूसरी बात, मैंने भी आपको बताया कि ये जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है, माइक्रोवेव्स में यहाँ पे हम मॉलिक्यूल पहले यहाँ इस एनर्जी लेवल पे रोटेट करा रहे थे, ये डालने के बाद में इसमें एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं और फास्ट रोटेट करते हैं। क्लियर? थोड़े से फास्ट रोटेट करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। क्लियर? लेकिन ये रोटेट करने से क्या होता है? रोटेट करने से डायपोल मोमेंट जो है चेंज हो जाता है। समझ में आया? तो ये जो चेंज इन डायपोल मोमेंट है ना, हम एक्चुअली ये देखते हैं, ये हमारे लिए खास है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये लिमिटेड है। क्या ये? लिमिटेड टू दोज मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या होगा, डायपोल मोमेंट, जो पोलर होंगे, डायपोल मोमेंट ज़रूरी है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर मैं HCl ले लूँ, HCl है ना, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये हेटेरो एटॉमिक है, 2 डिफरेंट पोल्स हैं। तो इसका मतलब इसमें डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है, यानी ज़ीरो नहीं है। डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जिसमें डायपोल मोमेंट ज़ीरो है वो मॉलिक्यूल माइक्रोवेव एक्टिव नहीं है, यानी उसका हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कर सकते। समझ में आया ना? ये एक। दूसरा, सपोज मैं दूंगा दूसरा मॉलिक्यूल, सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे हम, ये भी ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, इस तरह से NO, ठीक है, ये बनाएंगे हम। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, डेल्टा पॉजिटिव, राइट, इसको मैं पोलर बोलूँगा। इस तरह से मैं अमोनिया बनाऊँगा, अमोनिया NH3, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, राइट। इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये रहेगा, ये इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इसका डायपोल मोमेंट ऐसे रहेगा, राइट, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। इन सब में डायपोल मोमेंट 0 से ज़्यादा है, यानी 0 नहीं है। सो दीज आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। इनको बोलूँगा मैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर माइक्रोवेव एक्टिव। क्या बोलूँगा मैं? माइक्रोवेव एक्टिव। ये मैं सिखा दूंगा आपको ये कैसे निकालते हैं, ठीक है।
अब हम और एक ग्रुप देखते हैं जिसमें देखते हैं माइक्रोवेव इनएक्टिव, यानी जिनमें नो परमानेंट डायपोल, जिनमें परमानेंट डायपोल नहीं होगा। नो परमानेंट डायपोल, जब नो परमानेंट डायपोल है तो इसका मतलब नो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, नो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, ये याद रखना। डायपोल है तो स्पेक्ट्रम है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम है, डायपोल नहीं तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम नहीं है। इतना तो क्लियर है, ये मैं समझा दूंगा, ये आपको सिखा दूंगा मैं। अब देखो यहाँ पे नज़र रखो, सपोज मेरे पास में मॉलिक्यूल है O2, यहाँ पे ये भी उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका मतलब इसमें कोई पोलर चेंज नहीं आएगी। इस तरह से N2 जितना ज़ोर से ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा उतना ही ये भी खींचेगा। इस तरह से CO2, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। देखो CO2 को गौर से देखो, इसमें ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, ये है डेल्टा पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक डायपोल इधर बनेगा, दूसरा डायपोल इधर बनेगा, और दोनों डायपोल्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी सेम है। समझ में आया ना, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन डायपोल बन रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ का डायपोल यहाँ के डायपोल को कैंसिल करेगा तो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0, डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0। अब आपके पास में सपोज मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, आप कैसे पहचानेंगे? सपोज मेरे पास में CH4 है, आप कैसे पहचानेंगे कि इसका डायपोल मोमेंट 0 है कि नहीं? ये बताऊंगा मैं आपको। देखो ये CH4 है ना, अगर आपके पास में कोई एलिमेंट है और उसके चारों तरफ एक जैसे एटम्स हैं, जिस तरह से ये कार्बन है, इसके चारों तरफ एक जैसे एटम्स हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और उसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, याद रखना, इन्हें लोन पेयर भी नहीं है, एक जैसे एटम्स भी है, तो समझ लेना कि उसका डायपोल मोमेंट 0 है। जैसे मैं आपको ये बताऊं, जैसे BF3 लिखेंगे हम, इसके चारों तरफ एक जैसे एटम्स है ना, इसका डायपोल मोमेंट भी 0, इसका डायपोल मोमेंट भी 0। अब अगर मैं अमोनिया लूँगा, देखो अमोनिया के चारों तरफ भी एक जैसे एटम्स हैं, या वाटर के चारों तरफ भी एक जैसे एटम्स हैं, वाटर, इसमें ऑक्सीजन की चारों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, राइट? क्यों? क्योंकि इनके पास लोन पेयर है। याद रखना, इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम, इनको बोलते हैं टर्मिनल एटम्स। अगर टर्मिनल एटम्स एक जैसे हैं और कोई लोन पेयर नहीं है तो समझ लेना कि वो क्या है, वो टर्मिनल एटम्स एक जैसे हैं और लोन पेयर कोई नहीं है जैसे इसमें, तो समझ लेना कि नॉन पोलर है, इसका डायपोल मोमेंट 0 है। लेकिन अगर टर्मिनल एटम्स एक जैसे हैं और उसके ऊपर लोन पेयर है तो ये डायपोल मतलब पोलर होगा, इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, यानी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। समझ में आया ना? तो दीज आर माइक्रोवेव एक्टिव, जबकि ये माइक्रोवेव इनएक्टिव है। और दूसरी बात, जो एक होमो एटॉमिक जो रहते हैं, जैसे ये एक जैसे एटम्स के बने हुए रहते हैं, ये जनरली रहते हैं, खासकर होमो डायटॉमिक यानी 2 एटम वाले होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये भी नॉन पोलर रहते हैं, इनका डायपोल मोमेंट भी 0 रहता है, ये भी याद रखना, ठीक? समझ लेना। और जो एटम्स के इर्द गिर्द डिफरेंट टाइप के टर्मिनल एटम्स रहते हैं, जैसे मैं आपको ये बताऊं, सपोज ये कार्बन है, इसके यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा? इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके टर्मिनल एटम्स एक जैसे नहीं है, ये डिफरेंट है। इतना याद रहेगा ना, तो बहुत ईजी है। ये हो गया, ये थी एक लिमिटेशन की डायपोल मोमेंट होना चाहिए। और एक लिमिटेशन जो ये है माइक्रोवेव्स के लिए, यानी माइक्रोवेव किन का निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें जो सैंपल चाहिए, सैंपल वो गैसियस होना चाहिए, मस्ट बी इन गैसियस स्टेट। क्यों गैसियस स्टेट में होना चाहिए? क्योंकि देखो, इसको रोटेट करना है मॉलिक्यूल को। लिक्विड में रोटेशन जो ना वो रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब एक मॉलिक्यूल रोटेट करना चाहेगा, दूसरा रोक देगा उसको, जबकि गैसियस में ये फ्री रहते हैं।
गैसियस स्टेट में फ्री मॉलिक्यूल्स रहते हैं। क्लियर, ये समझ में आया? शाबाश। अब इसके बाद में और एक पॉइंट, मॉलिक्यूल जो है ना, इनका डायपोल मोमेंट परमानेंट, मतलब डायपोल मोमेंट जो रहता है, मैंने कहा कि ये परमानेंट होना चाहिए। तो ये चेंज होता है ज्यूरिंग रोटेशन, ये चेंज होना भी चाहिए ज्यूरिंग रोटेशन। डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? चेंज। सो डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल मोमेंट इट मस्ट यानी चेंजेस ज्यूरिंग रोटेशन। रोटेशन, ये समझ में आया? तो रोटेशन के दौरान ये चेंज होता है, ये डायपोल मोमेंट। क्लियर? देखो, जब ये मॉलिक्यूल जो ना, ये जब रोटेट करता है मॉलिक्यूल, इसकी एक लिमिटेशन बोलूँगा मैं। मॉलिक्यूल जब रोटेट करता है ना, उसके साथ में यहाँ पे वाइब्रेशंस भी होती है साथ साथ में। इन रियलिटी अगर हम बात करेंगे, रियलिटी में ऐसा होता है, ठीक है। हाइपोथेटिकली हम सोचते हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, ये जो रोटेशंस है ना, रोटेशंस ये ऐसे, मान लो एक मॉलिक्यूल, ये डायटम मॉलिक्यूल ऐसे सर्कुलर भी रोटेट कर सकता है, यानी ऐसे सर्कुलर भी हो सकता है ये रोटेशन, और ये रोटेशन ऐसे इलिप्टिकल भी हो सकता है। समझ में आया? तो ये मैं समझा दूंगा ऐसा कब होता है, इलिप्टिकल कब है और सर्कुलर कब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सपोज मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है, ये है मॉलिक्यूल ए बी, राइट, और ये इसका सेंटर है, ठीक, ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो ये 1 एंगस्ट्रॉम, राइट। समझ में आया? इसको देखना गौर से, 1 एंगस्ट्रॉम का लिखा मैंने ये बॉन्ड लेंथ। अब इसके ऊपर जब हम माइक्रोवेव डालेंगे तो ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा। मान लो ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो बी ऊपर जाएगा, राइट, ए नीचे जाएगा, ये सेंटर है इसका, ठीक, और इसकी बॉन्ड लेंथ जो है, सपोज ये चेंज नहीं हुई, ये है 1 एंगस्ट्रॉम, राइट। समझ में आया? शाबाश। ये हो गया इतना, मतलब इसने ऐसे रोटेट किया, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज चला गया। अब इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में जो तीसरा रोटेशन होगा वो ऐसे नीचे आएगा वापस, ये बनेगा बी इस तरफ, सॉरी बी इस तरफ, ए इस तरफ, ये इसका सेंटर। और मान लो यहाँ पे बी बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हुआ, ये बॉन्ड लेंथ रहा यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम। कितना? 1 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये चेंजेस आ गई। समझ में आया? इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो इस तरह का रोटेशन है, इसको मैं बोलूँगा ये है रिजिड रोटेशन, और इस मॉलिक्यूल को मैं बोलूँगा रिजिड रोटेटर, क्योंकि इसमें बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हुई। क्लियर? लेकिन ये जो ना, ये वाला, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी। इसमें जो रोटेशन होगा वो सर्कुलर होगा, यानी आपको कोई चेंज नज़र नहीं आएगा, बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जब हम रियल मॉलिक्यूल लेते हैं, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है एक ए बी रियल मॉलिक्यूल, राइट, इसका डायरेक्शन ऐसे है, ये कितना है था? 1 एंगस्ट्रॉम मॉलिक्यूल। रियलिटी में बताता हूँ मैं क्या होता है। जब ये रोटेट करेगा ना, ये थोड़ा सा ऐसे घूमेगा, ऐसे क्लॉकवाइज, मान लो ये बी, ये ए नीचे, ठीक। क्लियर? अब इसका जो यहाँ पे चेंज आया ना, इसमें मैंने इसको एरो इसलिए दिखाता है कि आपको चेंज दिख जाए। अब यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, मान लीजिए 1.5 एंगस्ट्रॉम बोलूँगा मैं, राइट, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है। जिस तरह हम किसी चीज़ को घुमाएंगे, अगर हम रबर का कोई चीज़ लेंगे, मतलब रबर बैंड में ऐसे रबर बैंड लेंगे, मान लीजिए ये रबर बैंड है, इसमें हमने 2 ऐसे बीड्स डाल दिए, यहाँ पे एक बीड, यहाँ पे बीड। अगर हम इसको घुमाएंगे इन बीड्स को, तो इसकी रबर में जो ना ऐसे स्ट्रेचिंग आ जाएगी। समझ में आया ना? इस तरह से यहाँ पे भी, क्योंकि घुमाने से स्ट्रेचिंग हो ही जाती। अब जब ये वापस आएगा मॉलिक्यूल ऐसे, ये ए, इसका ये जो बॉन्ड लेंथ है ये 1 एंगस्ट्रॉम नहीं, ये 10 एंगस्ट्रॉम होगा,
राइट। इसको बोलते हैं ये रियल मॉलिक्यूल है। मैं इसको बोलूँगा कि ये जो रोटेटर है ये रिजिड नहीं है। रिजिड मीन्स जिसमें चेंज ना आए। इसको बोलूँगा मैं ये नॉन रिजिड, नॉन रिजिड क्योंकि इसमें चेंज आ रही है, ठीक, नॉन रिजिड। या मैं इसको बोलूँगा ये है नॉन रिजिड और रियल रोटेटर, रियल रोटेटर, ठीक। इसमें जब हम चेंज देखेंगे ना, ये मान लो पहले बॉन्ड लेंथ कम थी, उसके बाद बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, तो ये ऐसे इलिप्टिकल दिखाई देगा। इसका जो रोटेशन होगा, इसका जो पाथ ऑफ रोटेशन होगा दैट विल बी इलिप्टिकल। समझ में आया? तो ये रियलिटी में ऐसा होता है। क्लियर? यानी रोटेशन के साथ साथ में यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी चेंज होता है, यानी वाइब्रेशंस भी होते हैं। क्लियर? ये रियलिटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब हम मॉडल बनाते हैं यानी स्टडी करते हैं माइक्रोवेव्स को, तो सबसे पहले हम ये अप्लाई करते हैं रिजिड रोटेटर पे ताकि कैलकुलेशंस इजी हो जाए। समझ में आया ना? ये मैंने आपको दो तरह की रोटेशंस यहाँ पे दिखाए, रिजिड और नॉन रिजिड रोटेशंस। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो रोटेशंस के साथ साथ में वाइब्रेशनल चेंजेस भी आती है, लेकिन समझने के लिए यानी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी समझने के लिए हम ये गेस करते हैं कि माइक्रोवेव्स डालने के बाद में मॉलिक्यूल में सिर्फ रोटेशनल चेंजेस आती है, इसमें वाइब्रेशनल चेंजेस नहीं आती। यानी मॉलिक्यूल रिजिड है, रिजिड मतलब इसमें बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो रहा। जबकि अगर एक्चुअल में देखा जाए तो बॉन्ड लेंथ चेंज होता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड ये बिहेव करता है लाइक स्प्रिंग या रबर बैंड बोलूँगा मैं। इट इज़ लाइक स्प्रिंग और रबर बैंड बिटवीन टू एटम्स। समझ में आया ना? तो उसकी तरह बिहेव करता है मैं वो बिहेवियर में आपको बताऊंगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। फिलहाल ये था इंट्रोडक्शन और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डिटेल पढ़ेंगे रिजिड रोटेटर किस तरह काम करता है और इससे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है?